की हमारी ये वीडियो, इसमें जो हम लोग डिस्कशन करेंगे एफएससी बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड हाफ। अच्छा, आप लोग ना ये जो सामने नजर आ रहा है आप लोगों को स्क्रीन पर, एनालाइजिंग डीएनए के डीएनए को एनालाइज करना है। आप लोगों के पास ना कोई भी डीएनए का सैंपल है तो उसको आप लोगों ने यूज करना है, उसकी एनालाइजेशन करनी है। उसमें आप लोगों के पास मुख्तलिफ टारगेट होंगे, मुख्तलिफ सीक्वेंस मैयर करना होगी। तो ये सब चीज़ें हम किस में करते हैं? एनालाइजिंग डीएनए में करते हैं। अच्छा ना, अक्सर ना आप लोग न्यूज़ वगैरह में सुनते होंगे, या वो जो एक इंडियन ड्रामा है सीआईडी, देखा आप लोगों ने? जी सर। यस सर। हाँ, अब उसमें वो क्या करते हैं, जहाँ पे क्राइम सीन यानी कि जिस जगह पे कोई क्राइम हुआ है वहां से वो मुख्तलिफ सैंपल कलेक्ट करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वहां से ना उन्हें डीएनए सैंपल मिले, कोई भी, या तो कोई डीएनए का सैंपल मिले या कोई प्रोटीन का सैंपल मिले। तो वो यहाँ से क्या करेंगे, वो डीएनए के फ्रेगमेंट्स बनाएंगे और साथ साथ फिर उनको ना जिन लोगों के ऊपर शक होगा वो उनसे उनके भी डीएनए सैंपल लेंगे। जो उन्होंने पहले सैंपल मिला है उन्हें एविडेंस के तौर पे, वो उसकी सीक्वेंस मालूम करेंगे और जिनके ऊपर उनको शक है, सस्पेक्ट है, उनका भी क्या करेंगे, वो डीएनए सैंपल लेंगे। इन 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 यानी कि वो जो उनको क्राइम सीन से जो डीएनए का सैंपल मिला है और इधर से जिनके ऊपर इनको जो यानी कि सस्पेक्ट है उनके डीएनए के सैंपल लेंगे, इन दोनों की ना सीक्वेंस मालूम करेंगे और फिर उन सीक्वेंस को मैच करेंगे। अगर वो किसके साथ मैच कर जाएगी वही बंदा क्या होगा, जिम्मेदार होगा उस पूरे क्राइम सीन का। ये चीज है। अच्छा ना, अक्सर हॉस्पिटल वगैरह के अंदर, हॉस्पिटल की नर्सरी वगैरह के अंदर कोई भी यानी जी डीएनए सैंपल के अंदर ना इसके ये जो हमारे ये डीएनए की एनालाइजिंग के अंदर वो क्या करते हैं, एक और जो इसका जो कॉमन यूज है कि वो जो हॉस्पिटल की नर्सरी के अंदर ना एक बच्चा यानी कि वो गुम हो गया और उसके जो लवाकिन है, उसके जो वारिसीन है, वो दो फैमिली आ जाती है। एक कहती है भाई ये हमारा बच्चा है, दूसरी फैमिली कहती है कि हमारा बच्चा है। तो वो इसमें भी क्या करेंगे, डीएनए की एनालाइजिंग करेंगे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं जिसे डीएनए टेस्ट भी कहते हैं। वो सीक्वेंस मैच करेंगे, जिन पेरेंट्स के साथ सीक्वेंस मैच कर जाएगी ये उन्हीं का बच्चा है। तो ये चीज है। आप लोग ने ये सामने वाला पैराग्राफ रीड करें और इसमें से अपना क्वेश्चन, अपना पॉइंट पूछें। जी सर RFLP को थोड़ा सा बता दें।
RFL पीस ना, ये DNA देखे ना। अब खास तौर पे एक स्पीशीज के जो आगे मेंबर है, कोई भी स्पीशीज है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके जो मेंबर्स है, उनके दरमियान ना डीएनए के पूरे डीएनए के मॉलिक्यूल में कुछ सीक्वेंस ऐसी आ जाती है जो कॉमन होती है उनमें। उन सीक्वेंस को, उनको क्या कहते हैं? RFLPs कहते हैं, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। ये तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक स्पीशीज के सेम सीक्वेंस होती है, इनको वो यूज करते हैं। अब जैसे मैं हूं ना, अब देखिए, मैं हूं, तो मेरे ये जो RFLPs होंगे ना, ये मेरी फैमिली के साथ मैच करेंगे। आपके RFLPs आपके डीएनए में, वो आपकी फैमिली के साथ मैच करेंगे। इसी तरह कोई भी होता है, ये कॉमन होते हैं, जो मेरे दूसरों से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। अब देखें ना, अब जैसे किसी भी जगह पे कोई प्लेन, कोई भी एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, अब जितनी भी वहां से हड्डियां वगैरह मिलती हैं, डेड बॉडीज मिलती हैं, वो तो बिल्कुल जल जाती हैं। उनको तो नहीं पहचान सकते भी ये किस फैमिली का है। तो वो क्या करेंगे? उसकी हड्डियों के सेल का डीएनए लेंगे, और इधर उनके जो मुख्तलिफ वारिसीन है, वो 20 फैमिलीज आ जाते हैं, भाई ये हमारी फैमिली से है, कोई कहता है ये हमारी, कोई कहता है ये हमारी। अब उस पर्सन का डीएनए लेंगे जिसकी डेथ हुई है प्लेन क्रैश में, और इधर 20 फैमिलीज के डीएनए के सैंपल लेंगे, तो वो उनके RFLP मैच करेंगे। वो जिसके साथ मैच कर जाएगा, भाई कहेंगे ये इनकी फैमिली का मेंबर था। समझ आई ये? और किसी भी डीएनए के फ्रेगमेंट को, जीन को राइट सर। उन्होंने उन्होंने विजिबल करना है, तो विजिबल करने के लिए क्या यूज करेंगे? मॉलिक्यूलर मार्कर, जिसे जेनेटिक मार्कर कहते हैं, प्रोब्स। ये यूज करते हैं ताकि वो विजिबल हो जाए और उसका पैटर्न रिकॉर्ड कर ले, और बाद में उसको स्टडी किया जा सके। ये पैराग्राफ क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। जी, यही बात वो आगे कर रहा है। ये यहाँ पे उन्होंने 2-3 एग्जाम्पल दी है, ये आप लोग रीड करें। Sir, gel electrophoresis or DNA fingerprinting, both are similar. नहीं नहीं, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है ना, ये एक मेथड है। इस मेथड के अंदर ना डीएनए के सैंपल वगैरह को एनालाइज करते हैं, मैच करते हैं, सीक्वेंस वगैरह जो भी है, तो उसमें जो टेक्निक यूज की जाती है, उस वो उनमें से एक टेक्निक ये यूज की जाती है, जो भी आपने नाम लिया है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की। ये टेक्निक यूज की जाती है इसमें। इसमें क्या करते हैं, ये देखें ना सामने, ये आप लोग देखें, ये जो नजर आ रहा है आपको, ये वाला जो बॉक्स वगैरह बना हुआ है, इसमें देखें, ये 3 क्या लिए हैं? फ्रेगमेंट्स लिए हैं डीएनए के। इन 3 फ्रेगमेंट्स को क्या करेंगे? इस मशीन के अंदर डालेंगे। ये एक जगह है, ये दूसरे सैंपल की, ये तीसरे सैंपल की जगह है। यहाँ पे ये जो सामने आपने स्क्रीन पे देखे कर्सर, इस जगह पे पहला ये एक सैंपल डाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा डाल दिया। ठीक है, तो बाद में इसको इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, तो ये डीएनए के जो सीक्वेंस हो गए ना, न्यूक्लियोटाइड, ये आगे मूव करेंगे। बाद में जब वो 1 बाय 1 करके उसके जो न्यूक्लियोटाइड्स मूव करेंगे, तो उनकी सीक्वेंस को क्या करेंगे? मेजर करेंगे, उसको जज करेंगे, आया कि वो मैच करती है या नहीं करती, जो भी पॉसिबल रिजल्ट होगा। यानी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक प्रोसेस है, जिसके अंदर हम इस मशीन को यूज करते हैं डीएनए के सैंपल को रन करने के लिए, उसकी अलग अलग सीक्वेंस को देखने के लिए, मेजर करने के लिए। ये चीज है Right. जी। ये आप लोग सामने 3 एग्जाम्पल पढ़े।
ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ आई? यस सर, आगे समझ। वो सैंपल को क्या करेंगे, सस्पेक्ट होगा उनको साथ वो मैच करेंगे, तो उससे वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एक और उन्होंने हमारे सामने एग्जांपल रखी है 23.7 में, ये जो सामने नजर आ रही है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको ना फॉरेंसिक में बतौर एविडेंस के लिए भी यूज किया जाता है। अब ये देखें ना, उन्होंने एग्जांपल दिया, अ क्रिमिनल on a deserted place assaulted a woman. She scratched his face in her defense, but he murdered her and run away. यानी उस फीमेल की क्या हो जाता है, मर्डर हो जाता है और वो भाग जाता है। तो वहां पे जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट आएंगे, रिकवर्ड करते हैं मर्डर हेयर एंड स्किन सेल फ्रॉम अंडरनीथ हर नेल, क्योंकि जैसे वो जब उनकी आपस में लड़ाई भी हुई, तो उस फीमेल ने अपने हाथ वगैरह, अपना जैसे लड़ाई झगड़ा बचाव वगैरह भी किया, तो उसने उसकी बॉडी पे जैसे हाथ लगा उस फीमेल का, स्क्रैच किया, तो उसके नेल्स में उसकी स्किन के कोई सेल आ जाते हैं। आया कि वो चले उनको सेल नहीं मिला, चले यहाँ से तो हमें समझ आ गई, अगर उसके नेल वगैरह में उसका सेल मिल गया, सेल में से डीएनए लेना आसान है। अब वो भी सिर्फ वहां से हेयर मिला है, अब हेयर को भी वो क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब हेयर को कैसे यूज करेंगे, हेयर में देखेंगे भी कौन सी प्रोटीन है, ठीक है, हर एक की यूनिक है, उस प्रोटीन के अंदर उस प्रोटीन से वापस बनाएंगे मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए से वापस बनाएंगे डीएनए। यू इनको इस तरह से भी रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके डीएनए का सैंपल मिल सकता है। फिर वो क्या करेंगे, दे प्रिपेयर डीएनए फिंगरप्रिंट फ्रॉम ब्लड ऑफ विक्टिम फ्रॉम मर्डरर स्किन एंड हेयर फ्रॉम दीज एंड फ्रॉम 3 सस्पेक्ट ब्लड। अब देखिए, जिसके ऊपर शक होगा उसके भी वहां से भी क्या लेंगे, सैंपल लेंगे। Can you compare them for a specific DNA sequence and tell who is in guilty and who is not? तो मैच करके वो यहाँ से उस सस्पेक्ट को भी यानी कि देखेंगे कौन इसका जिम्मेदार है, उसको भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और दूसरा, इसी डीएनए एनालाइजिंग को यूज करके वो एवोल्यूशनरी उसकी जो हिस्ट्री है उसको भी मेजर कर सकते हैं, भाई ये कितने साल पुराना है। अब खुद देखे ना, आप लोगों को पता होगा कि जब भी क्रोमोसोम वगैरह, जब भी डीएनए की पैकिंग होती है हिस्टोन प्रोटीन के साथ, उसके लास्ट पे कुछ सीक्वेंस होती है जो रेप्लिकेट नहीं होती। आप लोगों को पता है उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं? बताएं। टॉप जो रेप्लिकेशन में हिस्सा नहीं लेते। एग्स। क्या चीज है? आवाज कटी आपकी। सर इंट्रॉन्स। नहीं, वो और चीज है इंट्रॉन। इंट्रॉन तो नॉन कोड वो है ना, जो जहां पे जीन नहीं होगा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस है। सर आप डीएनए के, जी जी, क्वेश्चन। उन डीएनए के उन सीक्वेंस को कहते हैं टीलोमेयर। राइट। जी, सर वो उनकी डुप्लीकेशन नहीं होती, रेप्लिकेशन नहीं होती, तो फिर वो आगे कैसे जाती है? सुने ना, यही तो है उनका, हर सेल की एक स्पेसिफिक एज है, उसके बाद वो रेप्लिकेशन नहीं करता। और इस बात को मेजर करते हैं टेलोमेरिक सीक्वेंस, जो ऐसा ऐसा डीएनए को क्या करते आते हैं, खत्म करते आते हैं।
एक बार रेप्लिकेट नहीं होंगे, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो उसकी क्या करते हैं, जो वहां पे रेप्लिकेटेड डीएनए उसकी उसकी जो स्पेस को लेते आते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि बहुत सारी तादाद में वहां पे एक सेल के डीएनए में टेलोमेरिक सीक्वेंस इकट्ठी हो जाएगी, वो मजीद डिवाइड करना बंद कर देगा। सर इस मीन्स के जैसे न्यूरॉन सेल हैं उनके एग्जैक्टली अंदर वो जी नॉट में चले जाते हैं। वहां पे टीलोमेरिक जो है वो ज्यादा। जी, अब अगला जो टॉपिक है डीएनए सीक्वेंसिंग, ये वही चीज है। सर ये जो पेज नंबर 208 के ऊपर इमेजेस दिखाए गए हैं, ये जो है ये RFL पीस के हैं या ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। ये इसके देखिए ना, हम जी जी, ये सारा ना, ये उसी के इमेजेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के, ठीक है। इस डीएनए को रन करवाया हुआ है। जी जी बिल्कुल, डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको रन करवाया गया, ये उनकी सीक्वेंस है। बाद में इनकी सीक्वेंस कर लेते हैं, भी कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड है, जैसे ये आ जाती है। देखे ना, अब ये एक फ्रेगमेंट था, ये जो ब्लैक है, ठीक है, इसको रन करवाया गया, एडेनिन के सामने एडेनिन वाला आएगा, टी के सामने टी वाले, सी के सामने जी वाले। जब इसकी रीडिंग करोगे, पहले ए है, फिर टी है, फिर जी, फिर टी, फिर सी, फिर ए, फिर जी है, फिर टी है, सी है, ए है और जी है। ये सीक्वेंस पड़ी है। मतलब ये कि सर कि जीन सीक्वेंसिंग के अंदर हम उनकी न्यूक्लियोटाइड की का नंबर वो करेंगे। सीक्वेंस भी देखते हैं भी किस सीक्वेंस से मौजूद है। कितने नंबर ऑफ सीक्वेंस हैं और किस सीक्वेंस से मौजूद है। देखे ना, आपको ना अभी सुने, आपको ना डीएनए का एक फ्रेगमेंट दे दिया, भाई इसकी ना सीक्वेंस मालूम करके दो। आप उसका जो भी सॉल्यूशन वगैरह तैयार करोगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ना, उस सीक्वेंस को यहाँ पे डाल देंगे उस टेस्ट ट्यूब में से, ठीक है। और सामने इलेक्ट्रिक करंट देंगे, एडेनिन है, थायमीन है, साइटोसिन है, गवानीन है, जो जो न्यूक्लियोटाइड होगा ना वो अपने अपने खाने में जाएगा। मिसाल के तौर पर उसके अंदर 100 न्यूक्लियोटाइड है, सबसे पहले है ए, वो ए वाले खाने में आ जाएगा। फिर उसके बाद वहां पर कोई और न्यूक्लियोटाइड था, देखा वो टी वाले में आ रहा है। फिर उसके बाद तीसरा न्यूक्लियोटाइड आएगा, देखेंगे वो जी में आ रहा है, फिर टी में आ रहा है, ऐसे करके ये फैलते जाएंगे। फिर बाद में यहाँ से बॉटम से उसकी रीडिंग करना शुरू कर देंगे, ए टी जी टी सी ए टी, इस तरीके से उसको लिखते जाओगे, ये उसकी सीक्वेंस होगी। अच्छा कहीं पे ये एक साथ उस पे नहीं होंगे, एक लाइन में नहीं होंगे। जी, देखिए एक लाइन में तो हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि 4 डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड है। नहीं मतलब ये कि जो वर्टिकली भी एक लाइन में नहीं आएंगे। एक लाइन में तब आएंगे जब वो सारे न्यूक्लियोटाइड एक ही जैसे होंगे, ए वाले होंगे तो वो इकट्ठे आ जाएंगे। सर ये जो सेंगल्स मेथड है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी,
ये देखे ना, इस मेथड के तहत क्या करेंगे, आपको ना डीएनए दे देंगे, ठीक है। डीएनए के फ्रैग उसके अब आप लोग क्या करोगे, उसके डिफरेंट फ्रैगमेंट्स करोगे, फ्रैगमेंट्स करके मुख्तलिफ पीसेस के फ्रैगमेंट करोगे, उनको आप लोग क्या करोगे फिर, ये देखें, उनके साथ आप लोग ना किस किस केमिकल को यूज करोगे, जेल को, ये जो सामने बना होगा बॉक्स, उन फ्रैगमेंट्स को यहाँ पे रन करवाएंगे और वो क्या करेंगे, अपने अपने पोर्शन में जाएंगे। जो अभी हमने डिस्कस अभी जो हमने बात शेयर की, डिस्कस की, वो यही सेंगर मेथड है। इसमें इसके जरिए क्या करते हैं, डीएनए की या जीन की सीक्वेंसिंग मालूम करते हैं, और जेल एगरोस जेल पर, और बाद में इन न्यूक्लियोटाइड को विजिबल करने के लिए इनके ऊपर किसको अटैच करेंगे, फ्लोरिसेंट मॉलिक्यूल जी यूज करेंगे जो कि प्रॉप्स होंगे। ये चीज है। तो सर जो दूसरा मेथड है मैक्सम गिलबर्ट, देखिए, जो सेंगर मेथड होगा ना, इसमें हमें मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स दिए जाते हैं और दूसरे के अंदर हम उन फ्रेगमेंट्स को केमिकली भी सिंथेसाइज करते हैं, मैक्सम गिलबर्ट मेथड में। जी सर ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है इसमें उन्होंने बताया है कि रोबोटिक डिवाइसेस मिक्स करती हैं रीजेंट्स को और फिर उसको लोड करती हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को रन रीड भी करती हैं। तो टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड्स का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? देखिए, डीएनए के फ्रेगमेंट्स लेने हैं, पहली बात तो ये है, ताकि उसकी सीक्वेंसिंग की जा सके। क्लियर? जी देखिए ना, डीएनए की या जीन की सीक्वेंसिंग करनी है और उसका फ्रेगमेंट्स हासिल करने हैं। सबसे पहले मेथड में क्या करेंगे, जिसे हम लोग डी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। या देखिए, डीएनए की सिंथेसिस चल रही थी, आपने उस सिंथेसिस के दौरान मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स लिए, या तो ये हो गया, या आपको एक लार्ज बड़े स्केल का फ्रेगमेंट दिया गया, उसके आपने क्या किया, एंजाइम को यूज करके मुख्तलिफ फ्रेगमेंट्स कर लिए और उनकी सीक्वेंस मालूम कर ली। या तो आप सिंथेसिस के दौरान ले लें फ्रेगमेंट्स को, या सिंथेसिस के बाद ले लें। डीएनए के फ्रेगमेंट्स खुद करोगे, उसको निकाल के उन फ्रेगमेंट, देखे ना, अब एक डीएनए था, उसके 100 फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं, आपने वो 100 फ्रेगमेंट किए और उनकी सीक्वेंस मालूम करके जोड़ ली, और यू आपके पास क्या कर, देखिए, 1 से 100 न्यूक्लियोटाइड का था, पहला फ्रेगमेंट आपने 15 न्यूक्लियोटाइड का कर लिया, दूसरा 6-7 का कर, तीसरा 20-25 का कर लिया, ऐसे करके फ्रेगमेंट करती चली गई और सीक्वेंस मालूम करती चली गई। या उसकी 100 न्यूक्लियोटाइड जब सिंथेसाइज हो रहे थे, तब आप वहां से कभी 20 का, कभी 25 का, कभी 30 का, ऐसे वहां से फ्रेगमेंट ले लिया और उनकी सीक्वेंस मालूम करोगे। सेंगर है या मैक्सम गिलबर्ट मेथड है। समझ आइए अब ये, यानी कि दो तरह से फ्रेगमेंट्स ले सकते हो आप,
या तो डीएनए की रेप्लिकेशन सिंथेसिस के दौरान ले लो Yes, या sir. बाद में उसके फ्रेगमेंट्स बना लो और उनकी सीक्वेंस लेके उनको डिटेक्ट कर ले। सर यहाँ पे क्लियर है, नेक्स्ट आगे अगला उसके बाद है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP। अब इसका सुन ले, फिर आप लोग इसको रीड करिएगा अभी। इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि भाई इंसान की बॉडी में पता है भाई 40 क्रोमोसोम है। अब ये इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि भाई नंबर 1 से लेकर नंबर 40 क्रोमोसोम तक तमाम क्रोमोसोम की लेंथ मालूम करनी है, उसका साइज देखना है, उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स किस सीक्वेंस से मौजूद है, यानी कितने न्यूक्लियोटाइड किस सीक्वेंस से मौजूद है और कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक्टिव जीन्स बना रहे हैं जो बॉडी के अंदर कोई स्ट्रक्चर या कोई फंक्शन कंट्रोल कर रहे हैं, ताकि हमें कल को ये पता हो, ठीक है, ये पता हो कि भाई कौन सी बीमारी का जीन कहाँ पर है, कौन से बॉडी करैक्टर का जीन किस जगह पर है और वो उसको मालूम कर सके। बाद में ये ना हो कि भाई मिसाल के तौर पर किसी को हीमोफीलिया की डिजीज है, ये नहीं पता भाई वो उसका उस बीमारी के पीछे जीन कौन सा है, वो किस क्रोमोसोम पे है। अब ये तो नहीं कि हर बार पूरे सेल के डीएनए उसके क्रोमोसोम निकालेंगे 1 बाय 1 करके फिर मालूम करेंगे, नहीं। उनका ये था कि भाई इंसान क्योंकि होमोसेपियन है, दुनिया में जहाँ कहीं पर भी है इसके 40 क्रोमोसोम नॉर्मल क्रोमोसोम है, इनकी सीक्वेंस ये है। उनके पास एक-एक जीन का, एक-एक न्यूक्लियोटाइड का किस सीक्वेंस से मौजूद है, क्या तरतीब है, कितना डीएनए है, कितने न्यूक्लियोटाइड है, कितना एक्टिव डीएनए है, कितना जंक डीएनए है, ये तमाम बेसिक इंफॉर्मेशन उन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हासिल की और इस वक्त अब तमाम इंसान के क्रोमोसोम के डीएनए का, तमाम 46 क्रोमोसोम के डीएनए का डाटा मौजूद है, जिसको वो अपने मुख्तलिफ प्रैक्टिकल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में यूज करते हैं। ये इसका मकसद था। जी अब आप लोग इसको रीड करें। ओके सर। जी रीड कर रहे हैं आप लोग इसे।
जी सर। यस सर। जी रीड सर करें, इस सारे को रीड करते जाए। सर ये जो RFLPs है इनकी इनकी हेल्प से हम कोई भी जो डिसऑर्डर है उसको डिटेक्ट करते हैं। हाउ? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब वो कैसे करेंगे? इन्होंने ये सेकंड पैराग्राफ में बताया ना कि क्रोमोसोम से अभी तक ईच क्रोमोसोम जो है वो इनकम्प्लीट है उसका मैप। तो जैसे जी हम अभी RF भी बिल्कुल वो कहते हैं विद न्यू रिसर्च आगे आ सकती है किसी भी हवाले से कि इनके साथ ना जो डिफेक्टिव जीन्स है वो मौजूद हो सकता है। अगर वो अगली नस्ल में ट्रांसफर हो, देखिए RFLP से तो ट्रांसफर होना है आगे, एक चीज हो गया। अब जो जेनेटिक डिजीज है ना वो इन्हीं सेम फ्रेगमेंट्स के जरिए ही अगली जनरेशन में ट्रांसफर होती है। अगर RFLPs के बारे में हम डिटेक्ट कर जज कर लेते हैं, उसके साथ जो डिफेक्टिव जीन्स होंगे उनको भी मैयर किया जा सकता है। ये इनके साथ अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। सर हंटिंगटन डिजीज क्या है? ये हंटिंगटन डिजीज है ना, इसमें ना इंसान की बॉडी के जो न्यूरॉन सेल है ये मरना शुरू हो जाते हैं। सर ये वही वाली डिजीज है वो जो एक साइंटिस्ट को थी जो आंखों से कंप्यूटर ब्लिंक करके तो चलाता था, अब नाम मुझे भूल गया। वो है उसका नाम, उसे सुपर ह्यूमन भी कहते हैं। हर वक्त वो स्पेसिफिक एक स्पेशल चेयर पे है, कंप्यूटराइज तरीके से चल रहा है आगे। जी जी वही 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 ग्लासेस में जो है उसके न्यूरॉन्स काम नहीं कर रहे अभी। स्टीफन हॉकिंग नाम था उनका। हाँ, स्टीफन हॉकिंग, याद आ गया। लेकिन इसमें तो न्यूरॉन सेल डैमेज हो जाएंगे ना, बिल्कुल। जब न्यूरॉन सेल डैमेज होंगे तो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट ही नहीं होगी आगे। सर उसकी भी बॉडी में यही है ना, अभी सिर्फ लेकिन ये उसकी। होगा ना, हाँ उसका, हाँ बिल्कुल, उसका सिर्फ ब्रेन चल रहा है, बाकी तो बॉडी एक तरह से डेड है उसकी। सर वो ये भी नॉर्मल था ना, तो इसने फिर आहिस्ता आहिस्ता सी बॉडी ऐसे डेड होनी शुरू हो गई है। अभी सिर्फ उसका ब्रेन काम करता है और उसकी सिर्फ आईज ब्लिंक करती है और उसी पे वो कंप्यूटर को जो है ना वो करता है। जी बिल्कुल। जी
ये समझ आ गया आप लोगों को? HGP, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। Yes, sir. अच्छा, सर इसके ये अकॉर्डिंग ना 3 बिलियन बेस पेयर है इंसान के सेल के डीएनए में। 3 बिलियन, यानी टोटल एक सर ये डीएनए। प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और कब एंड हुआ? ये 1991 में स्टार्ट हुआ था, 2001 तक गया था ये। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जी, नेक्स्ट हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स। बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में हम लोग ये देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह के ना, अब आप लोगों को पता है कि मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन है, एग्रीकल्चरल है, न्यूट्रिशनल है, वाइटामिन्स है, एंजाइमेटिक प्रोडक्ट्स हासिल करनी है फॉर द वेल बीइंग ऑफ ह्यूमंस। तो हमने क्या बनाया? सबसे पहले ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है, अब इनको जिस चीज के अंदर ग्रो करवाया जाता है लार्ज स्केल पे, उसको कहते हैं बायोरिएक्टर। अब ये तो क्लियर है ना, ट्रांसजेनिक ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर हमने जीन इंसर्ट किया है, तो ताकि ये उस जगह के ऊपर बैक्टीरिया ग्रो भी कर सके और मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बना भी सके। तो ऐसे सिस्टम को, ऐसी जगह को, ऐसे अपरेटस को कहते हैं बायोरिएक्टर। अब उन्होंने क्या किया? बैक्टीरिया के अंदर मुख्तलिफ तरह के इंसान के लिए बनाने वाले इंसुलिन के जीन डाले, इंसान के लिए ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले जीन डाले, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के जीन डाले, हीमोफिलिया फैक्टर 8 का जीन डाला, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बनाने वाले जीन डाले। तो बैक्टीरिया ये हमें मुख्तलिफ तरह की प्रोडक्ट्स दे रहे हैं। जी, इसके ये 2 पैराग्राफ रीड करें पहले। अब इन्होंने क्या किया है कि बैक्टीरिया वगैरह के अंदर जीन डाले, प्लांट के ऊपर अटैक करवाया, प्लांट में जीन गए। अब वो जो पौधे हैं अपनी रूट्स के जरिए मिट्टी के अंदर ऐसे केमिकल खारिज करते हैं कि उनके ऊपर इंसेक्ट का अटैक नहीं होता। आसपास दूसरी जड़ी बूटियों वगैरह की रूट्स उस रूट्स के एरिए में ग्रो नहीं करती, जिससे प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाती है? बेहतर हो जाती है। सर ये सेकंड पैराग्राफ में थर्ड लाइन है, फ्रॉस्ट प्लस टू फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। फ्रॉस्ट क्या पूछा आप लोगों ने? सर ये सेकंड पैराग्राफ की जो थर्ड लाइन है ना उसमें। थर्ड पैराग्राफ की या सेकंड? सेकंड पैराग्राफ की थर्ड लाइन। फ्रॉस्ट प्लस और फ्रॉस्ट माइनस, ये जो पौधे वगैरह है ना, इनके, हाँ, जिन पत्तों के ऊपर ना आइस फॉर्मेशन होती है तो वो फ्रॉस्ट प्लस है, जिनके ऊपर नहीं होती फ्रॉस्ट माइनस है।
जब ये आइस फॉर्मेशन वगैरह होती है तो टेम्परेचर डाउन कर जाता है बहुत का, यदि फ्रीजिंग टेम्परेचर है तो पौधे का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। तो इन बैक्टीरिया की वजह से टेम्परेचर डाउन होगा लेकिन पत्तों के ऊपर फ्रॉस्ट नहीं बनेगी, बर्फ नहीं जमेगी। समझ आई ये बात? यानी जो पहले बैक्टीरिया नॉर्मली वहां प्रेजेंट थे वो फ्रॉस्ट प्लस थे, जी उनको जी, चेंज वो वहां पे ना फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट का सबब बनते थे, लेकिन जब जीन मॉडिफिकेशन की, ट्रांसजेनिक कर दिए, अब उनके होते हुए वहां पर फ्रॉस्ट नहीं बनती। जी सर, ओके। सर ये न्यूट्रा स्वीट इसका बताइए। क्या चीज दोबारा पूछे? सर इसी पेज के लास्ट पैराग्राफ में है ना न्यूट्रा स्वीट। हाँ, इसका सुन ले। जैसे ना शुगर के मरीजों को हमने ना मीठी चीज खिलानी है लेकिन उनको शुगर भी ना हो, यानी उसके अंदर ना 0 कैलोरीज हो, तो उसके लिए देखिए अब उनको इस चीज के लिए एक वो चाहिए अमाइनो एसिड, कौन सा? एस्पार्टेम। जो न्यूट्रास्वीट है इसे एस्पार्टेम भी कहते हैं, जो कि एक डाइपेप्टाइड है, ठीक है, जिसको बनाने के लिए हमें एक अमाइनो एसिड चाहिए फिनाइल एलानिन, वो हम बैक्टीरिया से हासिल कर रहे हैं। अब समझ आइए न्यूट्रास्वीट क्या चीज़ है? ये स्वीटनर के तौर पे यूज़ होता है, जो कि किस चीज़ का बना हुआ है? एक डाइपेप्टाइड है, ठीक है, एस्पार्टेम। इसके बनाने के लिए हमें बार बार क्या चाहिए होता है? फिनाइल एलानिन, और वो हम इजीली किससे हासिल कर रहे हैं? बैक्टीरिया से, और इससे पहले हमें ये जानवरों से हासिल करना पड़ता था। एक और बात बताऊं आपको कि जब से यानी कि ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया से जो हम इंसुलिन हासिल कर रहे हैं, इजीली मिल जाती है, इससे पहले ये जानवरों से हासिल करना पड़ती थी। समझ आई ये बात आप लोगों को? जी सर, ग्रोथ हार्मोन भी तो ब्रेन सेल से लेना पड़ता था ना। जी बिल्कुल। इसी तरह अब ये देखें, बैक्टीरिया मिल गए, बैक्टीरिया से आसानी से फिनाइल एलानिन मिल जाता है और आगे वो उससे न्यूट्रास्वीट बना लेते हैं। आगे देखें,
सर एस्पार्टेम क्या है? एस्पार्टेम एक स्वीटनर है जिसे न्यूट्रास्वीट भी कहते हैं, कि शुगर के पेशेंट वगैरह के लिए हमें जो मीठा चाहिए जिसमें 0 कैलोरीज हो, वो हम इससे हासिल करते हैं। और इसको बनाने के लिए हमें फिनाइल एलानीन चाहिए जो हम बैक्टीरिया से हासिल करते हैं। उस बैक्टीरिया में इसके बनाने के जीन डालते हैं और इजीली हमें ये मिल जाता है। समझ आ गया ये आप लोगों को बैक्टीरिया के हवाले से। अब लास्ट में देखिए, बैक्टीरिया को ना हम यूज कर रहे हैं कॉपर, यूरेनियम, गोल्ड की माइनिंग के लिए मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह के अंदर। अब यानी कि पहले जहाँ पे कारकुन यूज होते थे, वो माइन कारकुनी के अंदर जो बंदे लोग यानी कि जो वर्कर काम करते थे, अब वहाँ पे इसका काम कौन करेगा? बैक्टीरिया करेंगे। इनके ज़रिए पता चलाया जा सकता है कि यहाँ ज़मीन के अंदर, इस जगह के अंदर कौन सी धात है या नहीं है। सर इट इज क्लियर। जी, नेक्स्ट हमारे पास बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रांसजेनिक प्लांट। इसका सुन ले पहले। प्लांट के ना क्या लेंगे? इमेच्योर प्लांट लेंगे जिसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो। कोई भी प्लांट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, उसका आपने ले लिया एम्ब्रियो। एम्ब्रियो ले लेंगे, या आप लोगों ने कोई सेल ले लिया प्लांट का। देखें, प्लांट के जितने भी सेल है ये टोटी पोटेंट है, यानी टोटल पोटेंशियल है इनके अंदर पूरा जानदार बनाने की। या तो आप एम्ब्रियो ले ले या प्लांट का सेल्स ले लिए, उसके ऊपर से आप लोगों ने क्या किया? उसकी सेल वाल को डाइजेस्ट कर दिया, तो पीछे क्या बच जाएगा? प्लांट का प्रोटोप्लास्ट। यानी सिर्फ सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, ऑर्गेनेलीज वगैरह है। अब आप लोग चाहते हैं कि मैंने ना इससे जो आगे प्लांट लेना है उसमें ज़्यादा पत्ते हो, ज़्यादा फूल हो, ज़्यादा पैदावार हो। आप उसका क्या करेंगे? सोल्यूशन लेंगे, सोल्यूशन के अंदर डाल देंगे जीन्स को, और साथ ही साथ आप इस उसके अंदर डालेंगे इस
एब्रियो को डाल देंगे या प्लांट सेल्स को डाल देंगे जिनके ऊपर से सेल वाल को रिमूव कर दिया था। साथ ही दे देंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, इसकी मेम्ब्रेन में पोर करेगा और जीन्स या वो जो डीएनए होगा सैंपल वो उसके अंदर मूव करके चला जाएगा। अब उससे जो नया प्लांट बनेगा उसमें ये वाले करेक्टर भी होंगे। ये है फॉरेन जीन को कैसे इंसर्ट करते हैं। या तो माइक्रोडीडल ले ले, सैंपल के अंदर हम जीन्स को डालेंगे या फिर इलेक्ट्रिक करंट देंगे। जी इस पैराग्राफ को रीड करें आप लोग, क्योंकि सेल वॉल तो एक डेड लेयर है, एक हार्ड लेयर है, डेड है, वो उसमें तो जीन्स मूव नहीं करेगा। अब ये क्या करेंगे, सेल के अंदर क्या कर रहे हैं, जीन्स को ट्रांसफर कर रहा है। तो सर वो अपनी सेल वॉल दोबारा से बना लेंगे सर? बिल्कुल, वो दोबारा से रीजनरेट कर लेगा सेल वॉल को, क्योंकि सेल वॉल को बनाता कौन है, ये प्रोटोप्लाज्म से ही बनती है। अंदर जो उसके हो गए सेल यानी के कार्बोहाइड्रेट्स तो है सेल वॉल, तो उसको रीजनरेट कर लेते हैं। अब इनके अंदर ऐसे जीन्स भी डाले प्लांट के अंदर कि इनके ऊपर हार्मफुल इंसेक्ट का अटैक ना हो, यानी पेस्ट का अटैक ना हो, आसपास उनकी कोई जड़ी बूटियां ग्रो ना करे। तो ये इस तरीके से क्या करते आ रहे हैं, ट्रांसजेनिक इनको बनाते आ रहे हैं। अब देखिए एग्रो बिजनेस जो कंपनीज हैं, देखिए 1999 के अंदर पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 70 मिलियन एकड़ पर ट्रांसजेनिक प्लांट ग्रो करवाए गए। उन्होंने कहा अगले 5 सालों में ये 3 गुना ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि इनके जरिए क्या करते आ रहे हैं, जो आगे बीज या सीड हासिल होते हैं कॉटन के हैं, उसके बाद स्टार्च वगैरह प्रोटीन ज्यादा होगी, ऑयल ज्यादा होगा, अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे, तो ये इन बेहतरीन करेक्टर हासिल करते आ रहे हैं। और 1960 के अंदर खास तौर पे यूरोप में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा तादाद में ट्रांसजेनिक प्लांट्स को ग्रो करवाया गया था। जी इस पेज की रीडिंग करें आप लोग, अगले पैराग्राफ की पूछे फिर इसमें से एक बात यहां से सुन लें आप लोग। एक पौधा है ना, उसने ज्यादा पैदावार देनी है, ज्यादा फूड प्रोडक्शन, तो सबसे पहले कहाँ के जीन्स मॉडिफाई किए जाएंगे, उसके गॉड सेल्स के, ताकि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करे, पानी को कम निकलने दे। तो पत्ते के सेल में क्या होगा, उसकी ग्रोथ ज्यादा होगी, उसकी मॉडिफिकेशन भी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम भी ज्यादा करेगा। रीड करते जाए आप लोग इस पैराग्राफ को भी, ट्रांसजेनिक एनिमल से पहले रीड करें सारा, इसमें से आप जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फिर इसमें से आप लोग अपना पॉइंट पूछें। तो सर ये वाटर की लॉस कम करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का रेट भी कम हो जाएगा, तो उससे हमारी एनवायरनमेंट पे कुछ फर्क पड़ेगा ना? नहीं देखिए ना, उन्होंने ट्रांसपायरेशन भी करनी है, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा उसको फोटोसिंथेसिस में यूज किया जाए। पानी रिमूव होगा, एग्जैक्ट होगा, लेकिन जितनी कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे मॉलिक्यूल होंगे उस रेशो से पानी को ज्यादा यूज करवाना है। देखिए ट्रांसपायरेशन हो रही है,
मिसाल के तौर पर 100 में से 10 मॉलिक्यूल यूज हुए, 90 मॉलिक्यूल पानी के निकल गए, आउट हो गए, ट्रांसपायर हो गए। अब इधर से क्या किया उन्होंने ना, कार्बन डाइऑक्साइड की कंजप्शन बढ़ा दी, तो इधर से जो पहले 90 मॉलिक्यूल आउट हो रहे थे अब 80 आउट हो जाएंगे। यानी कि उसी बहाने कार्बन डाइऑक्साइड जब ज्यादा अपटेक होगी तो इधर से पानी को भी ज्यादा हम क्या करेंगे, यूज करवाएंगे, ट्रांसपरेशन कम होगी। देखिए ट्रांसपरेशन कम होने का इसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं होगा, किसी बहाने क्या होगा, पानी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। सर C4 प्लांट्स। C4 प्लांट इसमें क्या होता है कि देखिए ना, एक नॉर्मल के जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन या कैल्विन साइकिल चलता है, ठीक है, तो उसमें जो फर्स्ट प्रोडक्ट बनती है वो 3 कार्बन वाली प्रोडक्ट बनती है। पहले तो ये समझे आप लोग। जी सर, पायरुवेट के कार्बन से जो है मिट्टी काटती है। एग्जैक्टली exactly. इसमें 4 कार्बन कंपाउंड बनता है, और ये ज्यादा जो खास तौर पे जो एरिड रीजन वाले प्लांट है, हायर टेम्परेचर पर, क्योंकि ज्यादा हाई टेम्परेचर पर रुबिस्को वर्क नहीं करेगा, तो ये रुबिस्को से हट के पाथ में यूज होता है और 4 कार्बन कंपाउंड बनाते हैं। कार्बोक्सिलेज। नहीं, वो तो रुबिस्को है। कौन सा वाला कंपाउंड बनाएंगे 4 कार्बन, क्या नाम है उसका? इसमें फास्फोइनोल ये बनेगा हमारे पास, ये आवाज आ रही है मेरी? जी सर। देखे ना, सबसे पहले वो फोर देखे उसमें तो वो था ना, फास्फोग्लिसरेट बनता है, नॉर्मल जो कैल्विन साइकिल चलता है C3, C4 में बनेगा एक्सैलो एसीटेट बनता है। एक्सैलो एसीटेट एक 4 कार्बन कंपाउंड है जो कि C4 प्लांट में बनता है। क्लियर हो गया ये वाला आप लोगों को? और आखिर में उन्होंने क्या किया हुआ है, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक भी बनाते आ रहे हैं। और लास्ट पे मेरे ख्याल में एक और यहाँ पर आएगा कि इन्होंने इसका टोबैको प्लांट को यूज किया हुआ है, जिसके अंदर फायरफ्लाई का जीन डाला, ल्यूसीफरेज एंजाइम स्प्रे उसके अंदर मौजूद होगा, ल्यूसीफरेन का स्प्रे करते हैं तो रात को ये प्लांट फिर क्या करते हैं, ये रोशनी देते हैं।
यानी सर जब भी हमने प्लांट के अंदर कोई ट्रांसजेनिक करना होगा उसको तो उसके कि एम्ब्रियो की स्टेज पे हम उसको इजीली कर करेंगे सकते चेंज। हैं, बिल्कुल। सर ये जो डायरेक्ट हमने डीएनए प्रोटोप्लास्ट में डाला था या हम वो इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए डाल रहे थे, इनके नाम क्या होंगे? दोबारा बताएं, क्या पूछा अभी ये आपने? जो टेक्निक्स हमने यूज की थी ना डीएनए को इंसर्ट करने की, जी एक जी। हमने इलेक्ट्रिक शॉक के जरिए, इनका इनका नाम क्या है इनका टेक्निक्स का? नहीं, जीन को ताकि एग्जर्ट करने के मेथड है। माइक्रो इंजेक्शन है एक तो, पहले वाला। जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट वो कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, उसमें माइक्रो नीडल यूज करके ना जीन को एग्जर्ट करते हैं। जहां पे हमने सोल्यूशन में जीन डाला, इलेक्ट्रिक करंट दिया, उसको कहते हैं वॉर्टेक्स मिक्सिंग कहते हैं। वॉर्टेक्स मिक्सिंग। ओके सर। ये रीड कर लिया आप लोगों ने, ट्रांसजेनिक वाला। उसके बाद है ट्रांसजेनिक एनिमल, ये जिसमें क्लोनिंग वगैरह भी। अच्छा हाँ, ये आ गया हमारे पास ट्रांसजेनिक एनिमल। एनिमल के अंदर जीन्स वगैरह को इंसर्ट करवाएंगे ताकि हम उससे जो भी हम उससे अपनी प्रोडक्ट हासिल कर सके। इसकी रीडिंग स्टार्ट किया आप लोगों ने? जी सर। जी। Yes, रि- sir, we are reading. जी जी, रीडिंग करते जाए फिर पूछे। इसमें ना उससे उस एनिमल से खास तौर पे मुर्गियां वगैरह, उनसे अंडे हासिल होते हैं। गाय भैंस बकरी है, उससे दूध हासिल होता है। उसके जरिए वो प्रोडक्ट भी मिल जाती है जिसका हमने उसके अंदर जीन इंसर्ट करवाया है।
रीड कर लिया आप लोगों ने ट्रांसजेनिक एनिमल? हेलो? जी सर, कर रहे हैं बस एंड पे। जी जी। यस सर। सर सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में बता दें। कौन सा? सर सिस्टिक फाइब्रोसिस को एक्सप्लेन कर दें। जी जी। सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर ना ये जो डिजीज है, सिस्टिक फाइब्रोसिस जी जी, डिजीज। जी बता रहा हूँ सिस्टिक फाइब्रोसिस का आप लोगों को। इसके अंदर ना खास तौर पे आइंस वगैरह की ना ट्रांसपोर्ट नहीं होती मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है, मेम्ब्रेन। और दूसरा ना इसके अंदर आइंस की मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस ना मूवमेंट नहीं होती। बॉडी के अंदर ना मुख्तलिफ जगहों पर लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। जैसे कहते हैं कि मैदे में ना आंत के अंदर फलां जगह पे भी पानी इकट्ठा हो गया है, लिक्विड इकट्ठा हो जाता है। इस बीमारी के अंदर थैलियां सी बन जाती हैं लिक्विड की। समझ आइए बात आप लोगों को? थैलियां वगैरह कहते हैं ना कि बॉडी में ना उसके भी गुर्दों में पानी पड़ गया, पित्ते में पानी पड़ गया, या जिगर के अंदर फला जगह पर, वहां पे जो खास तौर पे मेम्ब्रेन के अक्रॉस मटेरियल्स की मूवमेंट है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो बॉडी में उस जगह पर कोई फ्लूइड है, कोई लिक्विड है, वो इकट्ठा हो जाता है। इसे कहते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। अब इसमें ना ट्रांसजेनिक एनिमल में जो लास्ट पे है वो कह रहे पहले ना देखिए ये डायग्राम में भी है, मुख्तलिफ एनिमल से जो मिल्क प्रोडक्शन मिलता था उससे वो प्रोडक्ट हासिल करते थे। लेकिन वो कहते हैं कि भाई जो मिल्क प्रोडक्शन है वो लाइफ की एक सर स्पेसिफिक स्टेज के बाद ह्यूमन स्टार्ट ग्रोथ होता है। माइस से। जी पूछे, क्या पूछ रही है आप? आवाज कट रही है आपकी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इसको माइस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जी जी। सर लास्ट पैराग्राफ। हाँ, लास्ट पैराग्राफ। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम माइस। सर वो पूछ रही है कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो माइस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए ना, सुन ले, आप लोगों का क्वेश्चन ये है कि भी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन क्या माइस से भी हासिल होता है, यही सवाल पूछा? जी सर। देखिए पहले ना इंसान का जो ग्रोथ हार्मोन है वो गाय भैंस बकरी के ना खास तौर पे काऊ के मिल्क से हासिल करते थे।
अब उन्होंने कहा कि भी जो गाय भैंस बकरी है ये लाइफ की एक स्पेसिफिक जब मैच्योर होगी उस वक्त जाके इसमें मिल्क प्रोडक्शन होती है, तो उस वक्त तक इंतजार कौन करेगा, क्यों ना। अब जो यूरिन फार्मेशन है ये तो पैदाइश के बाद ही स्टार्ट हो जाती है, एक नया जानदार को नया एनिमल बनाए यानी कि उसकी बर्थ के बाद यूरिन तो स्टार्ट हो जाती है। उन्होंने अब क्या किया, उसके जीन्स को मॉडिफाई करके उसके यूरिन से रिलेटेड प्रोसेस में इंसर्ट किया। अब जैसे यूरिन बनेगी वो प्रोडक्ट भी उसके ज़रिए हासिल हो जाएगी, बाद में उस यूरिन में से प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब उन्होंने उसके जीन इसमें डाले माइस में, अब जो माइस की जो यूरिन है उसके ज़रिए वो जीन हासिल हो गया, वो प्रोडक्ट हासिल हो गई। अब ये क्या करेंगे, गाय भैंस बकरी की बॉडी में ना इसको भी मॉडिफाई करें ताकि उसके यूरिन के ज़रिए हमें प्रोडक्ट मिल सके, और यूरिन तो आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। कि अब लाजमी नहीं कि मिल्क से प्रोडक्ट हासिल करें, बल्कि उसके यूरिन से भी हासिल कर सकते हैं। समझ आई अब आप लोगों को? जी सर। ठीक है सर, समझ आ गई। जी, उसके बाद ये क्लोनिंग का प्रोसेस है, ये आप लोगों को पता होगा। जी। उसके बाद है जीन थेरापी, के जीन्स को इंसर्ट कहाँ किया जाता है बॉडी के अंदर खास तौर पे। तो इस चीज के लिए अब इसके दो मेथड है, एक्स वीवो और इन वीवो। एक्स वीवो जीन थेरापी में क्या करेंगे, ये डायग्राम देखें, एक्स वीवो की बॉडी से बाहर जीन्स को इंसर्ट किया जाएगा। इसको रीड करें आप लोग, एक्स वीवो। बोन मैरो स्टेम सेल बॉडी से निकाले जाएंगे, उनको रेट्रोवायरस से अटैक करवाएंगे, रेट्रोवायरस उनके अंदर जीन्स ट्रांसफर करेगा और वापस उसको बोन मैरो में लगाएंगे, वो वहां पे अपनी ग्रोथ करेगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगी जीन थेरापी। ये एक्स वीवो है।
जी रीड हो गया ये वाला आप लोगों से? SCID, सीवियर सर कंबाइंड कैन यू ऑडिट। जस्ट टेल क्या? क्या चीज पूछे? जी जी, अभी आप क्या पूछ रही थी? आपकी आवाज नहीं आ रही। ये रीड हो गया आप लोगों से जीन थेरापी? इसमें से कोई पॉइंट पूछना है, सवाल पॉइंट अपना पूछे। सो तो नहीं गए आप लोग? नो सर। जी जी, इसमें से पॉइंट भी पूछे आप लोग अपना, कोई सवाल वगैरह।
सर टिश्यू कल्चर टेक्निक के बारे में बताओ। जी, टिश्यू कल्चर टेक्निक के अंदर ना हम प्लांट की बॉडी से ना कोई भी स्मॉल फ्रेगमेंट लेंगे, कोई भी टिश्यू ले लेंगे। आया कि वो जो टिश्यू है वो उसकी किसी फ्लोरल बड से है, किसी लीफ बड से है, किसी फ्लोएम से है या किसी एंथर से है। हम उसको ले लेंगे और उसको कल्चर मीडियम में ग्रो करवाएंगे और कल्चर मीडियम में ग्रो करवा के हम उससे पूरी प्लांट बॉडी बना सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम उसको जब हम लोग उसको कल्चर मीडियम देंगे वो ग्रो करेगा तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का गुच्छा बनेगा। अभी सेल मैच्योर नहीं है, हम इसे कैलस कहेंगे। उस कैलस के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने जीन्स भी इंसर्ट करवा सकते हैं, उसकी जीन थेरापी कर लेंगे। जीन थेरापी करने के बाद उसको ग्रो करवाएंगे और आगे उसकी तादाद बढ़ा सकते हैं। ये है टिश्यू कल्चर। सर माइक्रो प्रोपगेशंस। माइक्रो प्रोपेगेशन ही असल में टिश्यू कल्चर है कि प्लांट के माइक्रो पार्ट को ग्रो करवाना है, उसको ग्रो करवा के उसकी आगे नंबरिंग बढ़ानी है। प्रोपेगेट से लफ्ज निकला है प्रोपेगेशन, तादाद का बढ़ना, तादाद का बढ़ाना। और माइक्रो से मुराद स्मॉल पार्ट।
रीड हो गया आप लोगों से ये सारा? जी सर। जी। इसमें जो जो बातें याद करने वाली है, एक तो ये ना कि जो इसमें जो प्लांट के टिश्यूज को ग्रो करवाने के लिए जो कल्चर मीडियम में कोकोनट मिल्क डाला जाता है, उसमें असल में कौन सा हार्मोन होता है? साइटोकाइनिन। और साइटोकाइनिन क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। देखिए ना, अब यहाँ से ना मैं एक मिसाल देता हूँ आप लोगों को। अब जैसे कि एक फसल है ना, वो प्लांट है, वो 6 महीने के बाद जाके एक एक बीज से एक बीज ग्रो करवाया, उससे पौधा बनेगा। 6 महीने के बाद जाके हमें उससे 20 बीज हासिल होते हैं। मतलब हमने कितना साल कितने महीने इंतजार किया? 6 महीने। अभी इस एक पौधे को ना आप ग्रो करवा दें, जब सीडलिंग निकलेगी, कुछ दिन गुजरेंगे, उस पौधे को आप निकाल लें, उसके स्मॉल पीसीस कर लें। तो पौधे के स्मॉल पीस को ना, माइक्रो पीस को टिश्यू भी कहते हैं। आप मुख्तलिफ कल्चर मीडियम लगाए, उन सब के अंदर वो संभाल पीसेस डाल दे। 2 से 3 हफ्ते बाद जब उससे सीडलिंग बनेगी, उसको निकाल के फील्ड में लगा दे। यूं यानी कि उस एक बीज से उस 6 महीने के अंदर अच्छी खासी प्रोडक्ट्स ले सकते हो। प्रोटोप्लास्ट है। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे जीन गन भी यूज की जाती है। उस जीन्स के अंदर जो यानी कि जो उससे जो एक गन होगी, उसके अंदर लोहे के बने हुए, सिल्वर के बने हुए, या दूसरा गोल्ड के बने हुए पार्टिकल्स होते हैं, मेटल पार्टिकल भी कहते हैं। उनके ऊपर जीन्स लगे होते हैं। हम उस प्लांट के टिश्यूज के ऊपर, कैलस के ऊपर बम्बार्डमेंट करवाते हैं। वो मेटल के बने हुए पार्टिकल जाके टकराते हैं। तो जैसे ही टकराते हैं, उनके ऊपर जो जीन्स होती है, वो उस मेम्ब्रेन के साथ अटैच होके अंदर चले जाते हैं सेल के। उसके जरिए भी हम इसको मूव करवाते हैं। इसी तरह प्लांट के जो मुख्तलिफ तरह के प्रोसेस है, एंथर को भी हम क्या करते हैं? ग्रो उसके प्लांट का जो एंथर है, वहां से हम क्या लेते हैं? माइक्रोस्पोर, जिनके अंदर एग, जिनके अंदर स्पर्म सेल और ट्यूब न्यूक्लियस होता है, उनको लेके भी ग्रो करवाया जा सकता है प्लांट सेल को। और ये सारी चीजें हैं इसमें। इसमें से कोई पॉइंट वगैरह आप लोगों ने पूछना हो अपना? जी। कितना बाकी रह गया आप लोगों का?
सर सॉल्ट टॉलरेंस के बारे में बता दें। साल्ट टॉलरेंट प्लांट ना जहाँ पे ज़मीन वगैरह के अंदर साल्ट वगैरह ज़्यादा होगा तो हमने ऐसी जगहों के ऊपर भी प्लांट वगैरह को ग्रो करवाना है। तो उनकी जीन मॉडिफिकेशन इस तरह से करेंगे कि देखें ना, अब प्लांट ने ज़मीन से तो पानी लेना है, तो जो आइंस होंगे वो भी मूव करके जाएंगे। अगर वो मूव करके जाते हैं प्लांट सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेलीज वगैरह के फंक्शन, साइटोप्लाज्मिक फंक्शन को इंटरफेयर करते हैं, तो इससे तो प्लांट का सेल डैमेज होगा। अब उन्होंने क्या किया है कि प्लांट सेल में इस तरह से मॉडिफिकेशन की है, जो प्लांट की सेल मेम्ब्रेन में जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स है, जो आयंस को हरकत देती है, वो सेल के अंदर दाखिल होने वाले आयंस को डायरेक्शन देती है वैक्यूल की तरफ की। वो तमाम आयंस जो उसके साइटोप्लाज्म में रह के डिस्टर्ब कर सकते हैं सेलेनिटी की वजह से, वो सारे आयंस वगैरह किधर जाएंगे, उसके वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाएंगे एज अ वेस्ट मटेरियल, और प्लांट के सेल के साइटोप्लाज्म में नॉर्मल फंक्शन चलते रहेंगे। समझ आई अब? जी सर। सर ये हो गया है। बाकी मेंबर, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आप लोगों का? जी सर। इसमें से कोई और क्वेश्चन वगैरह पूछना हो? कल से हम लोग ना अपने वायरसेस से स्टार्ट करेंगे। कारवान वाली बुक्स वगैरह आप लोग ना अपनी तरतीब दे लें कल से। चले इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगला हम अपना स्टार्ट करेंगे वायरसेस से, और वहां से अब आप लोगों ने ज्यादा टाइम देना है और डीपली हम उसको स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। ये था सारा, यानी कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। कल से इंशाल्लाह हम वायरसेस को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।